नमस्ते बच्चों। कैसे हो सारे के सारे लोग और कैसी चल रही है सब लोगों की तैयारी? भाई अब से बस 2-4 दिन में परीक्षा बिल्कुल नजदीक है। तो सोचा जो आपकी परीक्षा की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो आप लोगों के साथ इन दो एक छोटे छोटे वीडियोस में शेयर करूं। यार ऑब्वियस ही बात है, पढ़ाई हमने पूरी कर ली है, सारा सिलेबस अलोंग विद दोस डिटेल्ड रिविजन्स, और आपने मेरे साथ वो टेस्ट सीरीज भी प्रैक्टिस कर ली है। हम अपना कंप्लीट बिजनेस लॉस का मैराथन भी कर चुके हैं। तो बच्चों, वैसे तो हमारी तैयारी पूरी फुल प्रूफ है और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हर वो बच्चा जो मेरे साथ इन चीजों में रेगुलर रहा, भले ही वो हमारी प्लस क्लासेस प्लस कोर्सेज पे रहा हो या फिर हमारी यूट्यूब की क्लासेस पे रहा हो, वो अपनी परीक्षा को बहुत अच्छे नंबरों से क्रैक करेगा। पर ध्यान है ना आपको, मैं आपसे हमेशा एक चीज कहती हूँ। क्या चीज मैम? अरे वही चीज जिसमें मैं आपसे कहती हूँ कि बच्चों, आपकी परीक्षा में आपको पास कराने का एक गुरु मंत्र है आपके पास, और वो गुरु मंत्र और कुछ नहीं, सीएसपी है। अरे नहीं नहीं, CSP10 ये सिर्फ एक कोड ही नहीं है जो एनी टाइम एनीवेयर अनअकैडमी पर आपको बेस्ट डिस्काउंट्स दिलाता है, लेकिन अब सब बहुत अच्छे से जानते हो कंटेंट स्पीड और प्रेजेंटेशन जिससे मिल करके आपका CSP10 बना है। ये कंटेंट स्पीड और प्रेजेंटेशन परीक्षा के लिए कितना जरूरी है। आप सब ने मेरे साथ अलग अलग राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस में और टेस्ट सीरीज में अपने आंसर को प्रॉपरली लिखने और उसके प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव रखने की बहुत सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स सीखी है। कई ऐसे बच्चे थे जो हमारे साथ सारे सेशंस रेगुलर कर नहीं पाए, सो व्हाट आई थॉट इज दैट मैंने सोचा क्यों ना आप सारे लोगों के लिए इस एक सिंगल वीडियो में मैं प्रेजेंटेशन की टेक्निक्स को शेयर कर दूं। तो ये वीडियो भाई नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और मुझे बताना जरूर कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल था। आप कमेंट करना और मुझे बताना कि क्या आप ये प्रेजेंटेशन टेक्निक्स फॉलो कर रहे हो या नहीं, क्योंकि आपके आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी केस स्टडी के क्वेश्चंस को कैसे प्रेजेंट करोगे फाइनल एग्जाम में। अब भाई हम सब जानते हैं 80-20 का रेशो है, कभी कभी 75-25 और नहीं तो 80-20 का रेशो होता है हमारे केस स्टडी और डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन का। मतलब ज्यादा प्रतिशत केस स्टडी क्वेश्चंस का होता है। 2 नंबर से लेकर के तो 7 नंबर तक के केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं, और इस वीडियो में मैं आपके सामने यही एनालिसिस कर रही हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 2 नंबर से लेकर 3 नंबर और फिर 4, 5, 6 या 7 नंबर के अगर केस स्टडी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको उनको कैसे प्रेजेंट करना है। आखिर में एक बोनस टिप भी है, तो वीडियो को पूरे आखिर तक सुनना, छोटा सा ही वीडियो है, और कमेंट करे बिना जाना मत। केस स्टडी को प्रेजेंट करने के लिए पहले देखना बच्चों कि वो कितने मार्क्स की है। जैसा कि अभी यहाँ देख पा रहे हो, 2-2 नंबर की छोटी छोटी केस स्टडीज भी कई बार आ जाती है, जैसे एलएलपी में पूछ लेते हैं, वो आपके रेसिडेंस का क्राइटेरिया पूछ लेते हैं, या फिर आपसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इनसे रिलेटेड आईआरएफ के क्वेश्चन आ जाते हैं, छोटी सी केस स्टडी बना करके पूछ लेते हैं। कंपनी एक्ट में भी 2-2 नंबर की केस स्टडीज आ जाती है यार, जहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं कंपनी की, या फिर आपसे किसी फीचर या छोटे से केस लॉ के रेफरेंस पे क्वेश्चन पूछते हैं। बच्चों हमेशा याद रखना, जब क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का है तो फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होगा। वैसे तो हर जगह हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट चलता है। हम पहले प्रोविजंस लिखते हैं जहां हम लॉ समझाते हैं, फिर उसके बाद हम केस के फैक्ट डालते हैं और फिर हमारा आंसर या कंक्लूजन आता है। लेकिन जब आप 2 या 3 नंबर के लिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो जो केस स्टडी का है, तो सिर्फ पहले प्रोविजन समझाना। अब यहाँ पर ये चीज मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि बच्चों ये जो सब हेडिंग होती है ये हम आपको लिखते हैं समझाने के लिए। आप चाहो तो इसको परीक्षा में लिखो और डैश लगा के आगे आपका अकॉर्डिंग टू सो एंड सो सेक्शन जो भी लिख रहे हो वो आंसर लिखो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं लिखना है, डायरेक्ट आंसर पैरा फॉर्म में लिखना है, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो दोनों रास्ते आपके पास ओपन रहते हैं। अब यहाँ ये चीज भी याद रखना, 2 नंबर के क्वेश्चंस में कई बार कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है। जैसे वो फ्लावर फैंस वाली कंपनी का क्वेश्चन पूछ लेते हैं और बोलते हैं सारे के सारे मेंबर्स बोट पे जाते हैं, द बोट वाज कैप्साइज्ड एंड ऑल ऑफ देम वर ड्रोन एंड डाइड ऑन साइट। अब ऐसे में कंपनी के लीगल एग्जिस्टेंस का क्या होगा? तो यहाँ हम रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक देते हैं कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन, और उसके बेसिस पे आंसर देते हैं। तो भाई अगर सब हेडिंग लिख रहे हो तो फिर वहां प्रोविजन ऑफ लॉ मत लिख देना, थोड़ा सा ये मेंटल अवेयरनेस रखना, वहां रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक लिखना ऑफ द कंपनी, डैश लगा के परपेचुअल सक्सेशन लिखना और फिर उसको समझाना। ठीक है, ऐसी पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स या एलएलपी की कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आ सकता है। तो पहला पैराग्राफ जो बनेगा आपका, आप सब हेडिंग दे रहे हो चाहे नहीं दे रहे हो, उसमें हमेशा जो प्रोविजन होता है, जो लॉ होता है वो जाएगा। सेक्शन हो सकता है, कोई कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, कोई फीचर हो सकता है, केस लॉ भी हो सकता है।
जैसे वो फर्जी कंपनी बना दी थी डिंशा मानेक जी वाले केस में, और 2 नंबर के लिए या 3 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछ लिया कि ऐसे ही एक एसएससी ने जिसके पास लार्ज डिविडेंड इनकम थी 4 फर्जी कंपनी बना दी, अपनी इनकम को उन कंपनीज की कैपिटल में डिवाइड कर दिया, अब बताओ इस कंपनी के लीगल एग्जिस्टेंस का क्या होगा, क्या कॉर्पोरेट विल रेज होगा 3 नंबर का। तो वहां उस पहले पैराग्राफ में आपको वो रिलेटेड जो केस था डिंचो मानक जी का उसका रेफरेंस देना है, और वो रेफरेंस देते हुए फिर अपने आंसर को कंक्लूड करना है सेकेंड पैरा में। जहां पर आप फैक्ट्स को देख रहे हो, मैं लिखी हूं ऐड द फैक्ट्स, वहां फैक्ट्स क्वेश्चन से निकाल करके रेफरेंस देते हुए आंसर को कंक्लूड करना। जैसे अगर ये डिंशा मानिक जी वाला ही बताऊं तो इन द अबव केस या in the above question the SSC has clearly formed the company for the purpose of tax evasion and hence the corporate will shall be raised and the assessee's income would be subjected to payment of income tax। ऐसे आंसर को कंक्लूड करना। आंसर में आप अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, ये आप सारे के सारे लोग जानते हो। जहां कंक्लूजन वाला पैरा आता है उसमें खुद की सिंपल लैंग्वेज में चीजें लिखी जा सकती, तो ये ध्यान रखना 2 से 3 नंबर में। वहीं ऑन दी अनदर हैंड बच्चों, जब आएगा आपका क्वेश्चन 4 नंबर में या 5 नंबर में या 6 नंबर में, तो फिर ऐसे सिचुएशन में हमारा वही फॉर्मेट हम रखेंगे, प्रोविजन जो है वो लिख रहे हैं या फीचर या केस लॉ आया है तो वो दे रहे हैं। अब केस लॉ जब आए ना, जैसे मान लो कोई बड़ा केस लॉ आ गया, मानो आपके कंपनी एक्ट में ही वो जो डॉक्ट्राइंस दी गई आखिरी में उनके केसेस का, एशबेरी रेलवे कैरेज कंपनी वर्सेस रिची का या तुर्कन रूल वाला केस आ गया मान लो, है ना, क्योंकि बड़े केस लॉ उधर से ही निकलते, तो वो पूरे पूरे केस मत समझाना बच्चों, क्योंकि जो केस की डिटेल होती है वही आपके क्वेश्चन के फैक्ट होते हैं। तो वहां आप सिर्फ केस रेफरेंस देते हो, फिर क्वेश्चन के फैक्ट के रेफरेंस में अपना आंसर लिख देते हो, वहां पूरा केस लॉ नहीं समझाना। समझाना सिर्फ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक के अगर कोई क्वेश्चन आ रहे हैं या लॉ वाला कोई प्रोविजन आ रहा है तो वो समझाना। क्वेश्चन में से फैक्ट कैसे कॉपी करते हैं मैं आपको सिखा चुकी हूँ। फैक्ट और कुछ नहीं होता है, सिर्फ क्वेश्चन को ही रेप्लीकेट करना होता है, ऐसे कैसे लिखना होता है, कट शॉर्ट करके, छोटे छोटे पार्ट्स में कट शॉर्ट करके उसको पैराग्राफ में लिख देना। कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या हम इनको पॉइंट्स में लिखे चलेगा, तो मैं बोलती हूँ कि यार देखो, फैक्ट्स एक ऐसी चीज होती है जिसको आप पॉइंट्स में लिखोगे चल तो जाएगा, बट प्रेफरेबल हमेशा है कि आप उसे ना हमेशा पैराग्राफ में डाल दो। पहले आपका प्रोविजन पैराग्राफ में जाएगा, फिर आपके फैक्ट्स पैराग्राफ में जाएंगे, और फिर आपका आंसर चला जाएगा। अब कई बार क्वेश्चन में सब पार्ट आ जाते हैं, आपको याद होगा जगन्नाथ ऑयल मिल्स वाला केस होता है, या कितने केसेस अपन ने सोगा के पढ़े हैं या आईसीए के पढ़े हैं जहां पे 2 सब पार्ट आ जाते हैं। वहां पर फैक्ट्स एक ही साथ लिखना और सब पार्ट जो है दो उनको कंक्लूजन में नीचे लिखना। जैसे मैंने पहले फैक्ट लिख दिया, वहां तो सीक्वेंस पूरा ही चेंज होता है, वहां पहले फैक्ट जाते हैं, फिर उसके बाद फैक्ट यानी जो आपका मेन सॉरी प्रोविजन जाता है, पहले पहले प्रोविजन जाता है जो लॉ है वो, और उसके बाद फैक्ट के साथ कंक्लूजन अपन नीचे लिखते हैं, है ना। तो उस चीज को ऐसे लिखना। कंक्लूजन में आप अपनी लैंग्वेज ऐड कर सकते हो। एंड नॉट टू फॉरगेट वन लास्ट की बोनस ट्रिक जो मैंने आपसे बोला था, एक कंफ्यूजन जो कई बार होता है जब सेक्शन में या क्वेश्चन में मल्टीपल सेक्शंस लगते हैं, और ऐसा काफी बार होता है। जैसे पार्टनरशिप में सेक्शन नंबर 18 जो है मोड्स ऑफ एक्ट, ऐसे तरीके से काम करना, मोड्स ऑफ डूइंग द एक्ट सो एज टू बाइंड द फॉर्म। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेक्शन नंबर 18 जो है ये 21 के साथ या 20 के साथ लग जाता है, तो हमें कंफ्यूजन होता है कि हम कौन कौन से सेक्शंस को लिखें। सेक्शन नंबर 26 के साथ 25 के साथ भी कई बार 18 क्लब हो जाता है, हमको कंफ्यूजन हो जाता है। वैसे ही सोगा का सेक्शन नंबर 26 रिस्क पासेस विद ओनरशिप बहुत जनरल सेक्शन है, कई बार मल्टीपल सेक्शंस लगते हैं, उसमें ये भी साथ में आ जाता है, और फिर कंफ्यूजन होता है कि मैम क्या करें। अगर कंफ्यूजन हो रहा है आपको कि मल्टीपल सेक्शंस लगेंगे, लेकिन क्लिक नहीं हो रहा है कि कौन से सेक्शंस लगेंगे और ये सही बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, तो बच्चों नंबर बचाने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है आप बिना सेक्शन को कोट करे सीधे सिर्फ प्रोविजन लिख के आंसर का कंक्लूजन दे देना। कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम अगर कभी ऐसे हो जाए कि मेरा प्रोविजन गलत बैठ जाए लेकिन मेरा आंसर जो है वो पूरा सही है, कंक्लूजन जो है वो पूरा सही है, तो नंबर मिलेंगे क्या? बच्चों बहुत कम नंबर मिलेंगे। देखो ना यार, प्रोविजन पूरा ही गलत लिख दिए हो और आंसर सही जा रहा है, तो आंसर का एक आध ही नंबर मिलेगा। तो जहां ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है ना कि मल्टीपल सेक्शंस बैठ रहे हैं या मेरे को लॉ क्लियर नहीं हो रहा है लेकिन मेरे को आंसर याद आ रहा है कि इसमें आंसर ही होगा, तो आप सीधे फैक्ट लिख के आंसर लिख दो। मल्टीपल सेक्शंस में कंफ्यूजन हो छोड़ दो, मत लिखो।
प्रोविजन में कंफ्यूजन हो, छोड़ दो, मत लिखो, फैक्ट्स लिख के आंसर को कंक्लूड कर दो। गलत या कंफ्यूज्ड आंसर छोड़ने से ज्यादा बेहतर होता है कि आप उसे लिखो ही मत, सिर्फ जो आंसर आपको क्लियर है वो आंसर आप लिख दो। वहां आपका 1, 1.5, 2 नंबर कटेगा, लेकिन ऊपर चीज गलत लिखी है जहां चेकर ऑलरेडी क्रॉस लगा देगा, फिर नीचे आंसर सही भी है ना, तो मार्क्स मिलने का चांस बहुत कम हो जाता है। दिस इज वेरी जनरल टेंडेंसी, है ना, फिर वो 1, 1.5 नंबर में ही आपको निपटा देंगे। तो ज्यादा बेटर ये है कि अगर कंफ्यूजन है तो फिर आप मत लिखिए वो प्रोविजंस, सिर्फ अपना आंसर लिख दीजिए। प्रोविजन को लेके आपको कंफ्यूजन आ रहा है कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, बेटर है लिखो ही मत, छोड़ दो, फैक्ट लिख करके आंसर कंक्लूड कर दो। एंड दैट्स इट। इस वीडियो में बस इतना ही है। केस स्टडी को कैसे प्रेजेंट करना है ये मैंने आपको बता दिया। एक और छोटा सा वीडियो रहेगा जिसमें डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस, क्योंकि वो भी अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, उनको कैसे अटेम्प्ट करोगे ये मैं बताऊंगी। नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बताना कि आप ये प्रेजेंटेशन टेक्निक फॉलो कर रहे हो या नहीं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्ते।